Hello to all my lovely students. Welcome back to Bio Blossom Education with Sonali. कैसे हो आप सब लोग? पिछले क्लास में हमने डिस्कशन किया था अबाउट लाइसोसोम्स. आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम यूनिट 2 विच इज़ साइटोस्केलेटन. एंड आई थिंक दिस इज़ द लास्ट टॉपिक फ्रॉम यूनिट 2. इसके बाद आप लोग का यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा. यूनिट 2 में आप लोग का वैक्यूल के बारे में मेंशन नहीं किया गया है, तो उससे ऑब्वियसली एग्जाम्स में क्वेश्चंस नहीं बनेंगे. बट बिकॉज वैक्यूल इज़ अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, तो मैंने आपको बोला भी था स्टार्टिंग में कि अगर टाइम होगा तो हम वैक्यूल के ऊपर भी डिस्कशन कर लेंगे. मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी और उसमें वैक्यूल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एंट्रांस लेवल क्वेश्चंस में फ्रेम हो सकते हैं वो मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर लूँगी. तो पहले हम आज साइटोस्केलेटन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. अगर होगा तो मैं आप लोग के लिए ज़रूर वैक्यूल के ऊपर भी एक वीडियो बना के डाल दूंगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. ओके, सो फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट. देखो क्या लिखा है. ए 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ filamentous tubular and fibrous proteins is present in the cytosol known as cytoskeleton, which crisscross throughout the cytoplasm of the cell. अब देखो बेटा, नाम से समझ आ रहा है. साइटो मतलब क्या हो गया? सेल. और स्केलेटन मतलब तो समझ रहे हो, जैसे हमारे बॉडी में स्केलेटन प्रेजेंट है, हमारे बॉडी में एक फ्रेमवर्क प्रेजेंट है बोन्स का, जो कि हमारे बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, हमारे बॉडी को मेंटेन करके रखा है. वैसे ही सेल का भी कुछ स्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, या तो वो फिलामेंट नेचर के हो, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के हो, फाइब्रस टाइप के हो, किसी भी टाइप के प्रोटीन्स जो कि सेल के साइटोप्लाज्म या साइटोसोल में प्रेजेंट है और सेल को स्केलेटन जैसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर्स को मेंटेन कर रहे हैं और क्रिस क्रॉस नेचर में प्रेजेंट है, उन्हीं को हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं. और ये एक टाइप के 3D स्ट्रक्चर्स हैं. ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाती हूँ फोटो. अब ये डायग्राम आप लोग को एग्जाम में नहीं करना है फॉर श्योर. यहाँ पे आपको चीज़ों को समझना है. जैसे ये सपोज हमारा सेल मेम्ब्रेन है. ओके, एंड दिस इज ऑल्सो आवर सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो सेल मेम्ब्रेन के बीच में सारे हमारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, लाइक आर राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया. और यहाँ पे देखो आप, इन्हीं सब के बीच में क्रिस क्रॉस होके different types of cytoskeletons are present. There are 3 types of cytoskeleton which are known, that is microtubule, intermediate filament and microfilaments. और आप लोग देख रहे हो कि कैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स क्रिस क्रॉस नेचर में पूरे साइटोप्लाज्म में बिखर के प्रेजेंट हैं और उन्हीं के ऊपर सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं. जैसे समझ रहे हो, जैसे सपोज ये सेल है, ये सेल में हर जगह ऐसे साइटोस्केलेटन्स आर प्रेजेंट और इनके ऊपर फिर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ईआर, जो भी सेल ऑर्गेनल है वो प्रेजेंट है. तो जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, क्योंकि साइटोस्केलेटन है इसीलिए सब सेल ऑर्गेनल अपनी अपनी पोजीशन में प्रेजेंट है. नहीं तो सब सेल ऑर्गेनल्स आपस में कोलाइड कर जाते, कोई भी किसी की जगह में घुस जाता, कोई भी किसी से टकरा जाता. मतलब वो लोग अपनी पोजीशन में होल्ड होके ही नहीं रह पाते, वो रह पा रहे हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ साइटोस्केलेटन. Okay, then next, the cytoskeleton in a cell is involved in many functions. जो साइटोस्केलेटन है वो सेल के बहुत सारे फंक्शंस करवाता है, जैसे कि मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ सेल. ऑब्वियसली जैसे हमारे बॉडी में भी जो स्केलेटन है, उसी के कारण हम खड़े हैं, उसी के कारण हम चल पा रहे हैं, उसी के कारण हमारा बॉडी एक होल्ड कर पा रहा है पोस्चर को. तो सेल में भी सपोर्ट, मूवमेंट, शेप मेंटेनेंस, ये सब में साइटोस्केलेटन ही काम करते हैं. नेक्स्ट, इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स. दैट मीन्स बेटा ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में ही प्रेजेंट रहता है. cytoskeleton consists of the following component having fixed diameter and variable length. तो साइटोस्केलेटन के अंदर ये 3 कंपोनेंट्स आ रहे हैं जो लिखे हैं यहाँ पे बोल्ड से. फर्स्ट वन इज माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेकेंड इज माइक्रोफिलामेंट्स एंड थर्ड वन इज इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. ओके, वही चीज़ यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है. एक सेकेंड में ये सब रब करती हूँ एंड देन आप लोग देखो डायग्राम को.
साइटोस्केलेटन में फर्स्ट स्ट्रक्चर्स या फर्स्ट कंपोनेंट जो है दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल्स। नाउ माइक्रोट्यूब्यूल का अगर हम देखें तो लेंथ एंड डायमीटर बोथ सबसे ज़्यादा रहते हैं। तीनों में से डायमीटर, लेंथ या सबसे मोटा अगर हम बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल ही रहता है। और ये लोग हॉलो नेचर के रहते हैं, मतलब खोखले रहते हैं, अंदर इनके कुछ नहीं है, दे आर हॉलो। आप लोग देखो ये ऐसा स्ट्रक्चर दिया, अंदर जो है वो हॉलो है। ग्रीन कलर के यहाँ पे जितने आपको दिख रहे हैं, दिस वन, ये सब माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं एंड दीज आर मेड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। हमने पहले ही बात किया साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स आर प्रोटीनिशियस इन नेचर, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। ओके, देन सेकेंड वन यहाँ पे जो दिया है दैट इज ब्लू कलर वन विच इज इंटरमीडिएट फिलामेंट। नाउ नाम से समझो, इंटरमीडिएट मतलब इन बिटवीन, तो माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट के बीच में इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आते हैं और इनका जो लेंथ है, डायमीटर है, वो भी इन दोनों के बीच वाला है। ना ही ये ज़्यादा मोटे हैं, ना ही इनका डायमीटर ज़्यादा है। ये माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के बीच वाले लेंथ एंड डायमीटर के रहते हैं और ये एक टाइप के एसिडिक प्रोटीन से बने हुए रहते हैं एंड दैट प्रोटीन इज जेनरली कैरेटिन प्रोटीन। ठीक है, ये लोग कैरेटिन प्रोटीन के बने हुए रहते हैं। देन द थर्ड वन इज माइक्रोफिलामेंट्स। ओके, माइक्रो मतलब नाम से पता चल रहा है कि स्मॉल, छोटे, ये छोटे छोटे फिलामेंट्स रहते हैं। इनफैक्ट इनका जो साइज होता है वो सबसे कम होता है। तीनों में से सबसे स्मॉल साइज या सबसे पतले दुबले, यहाँ पे भी देखो कितने पतले दुबले स्ट्रक्चर्स हैं माइक्रोफिलामेंट्स। ओके, एंड माइक्रोफिलामेंट्स बने हुए रहते हैं एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन से। दे आर मेड ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। ओके, एंड दे आर फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर। माइक्रोट्यूब्यूल का तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट का फिलामेंटस स्ट्रक्चर रहता है। नाउ अगर बात करूं एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन का, तो ये हमारे मसल्स में भी प्रेजेंट रहते हैं। हमारे ऐसे तो ये हमारे पूरे बॉडी के हर सेल में प्रेजेंट है, बट मेजरली इनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है मसल्स में, बिकॉज इन द मसल्स दिस बोथ प्रोटीन्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। हमारा जो मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन होता है बेटा, वो इन्हीं दो के मदद से होता है, माने ये लोग कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर के होते हैं। ओके, क्लियर इतना तक? तो ये डायग्राम आप लोग को नहीं करना है, बट यहाँ जो चीज़ें लिखी है वो आप लोग को लिखनी है एग्जाम्स में। देन नेक्स्ट, तो हम तीनों कंपोनेंट ऑफ साइटोस्केलेटन को वन बाय वन पढ़ेंगे एंड लिखेंगे। तो फर्स्ट आप लोग हेडिंग दे दोगे नंबर 1 टाइप विच इज माइक्रोट्यूब्यूल्स। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है देखो, दीज आर हॉलो फिलामेंट्स ऑफ 25 नैनोमीटर डायमीटर एंड सेवेरल माइक्रॉन्स इन लेंथ एंड मेड अप ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो माइक्रोट्यूब्यूल का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो मैंने पहले ही बात किया कि ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं और हॉलो रहते हैं और इनका डायमीटर रहता है 25 नैनोमीटर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेंथ कुछ माइक्रॉन्स तक रहता है और ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स के बने हुए रहते हैं जिनको ही हम ट्यूबुलिन बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोटीन पॉलीमर्स ऑफ ट्यूबुलिन आर मेड अप ऑफ मेनी ट्यूबुलिन मोनोमर। मोनोमर मतलब तो समझ रहे हो, मोनो मतलब वन, पॉलीमर, पॉली मतलब मैनी, तो बहुत सारे ऐसे ग्लोब्यूलर ट्यूबुलिन मोनोमर्स मिल के एक ट्यूबुलिन पॉलीमर स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसी को ही हम माइक्रोट्यूब्यूल्स बोल रहे हैं। ठीक है, नाउ माइक्रोट्यूब्यूल्स वेर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय डी रॉबर्टिस एंड फ्रांसी इन 1953 इन द एक्सोप्लाज्म ऑफ नर्व फाइबर्स। एक्सोप्लाज्म मतलब होता है बेटा साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन। नर्व फाइबर यानी न्यूरॉन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आप लोग ने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा +2 में कि न्यूरॉन में 3 पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी या जिसको हम साइटन बोलते हैं, डेंड्राइट्स एंड एक्सोप्लाज्म। अगर मैं एकदम सिंप्लीफाइड में बोलूँ तो दिस इज द डायग्राम ऑफ एन एक्सॉन और अ न्यूरॉन। ये जो पार्ट है वो है एक्सॉन, न्यूरॉन का। तो इस एक्सॉन के साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म बोला गया है, उसके ही अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स वेर फर्स्ट एब्जॉर्ब्ड। देन लेडबेटर एंड पॉटर studied them in plant cells in 1963
Microtubules are present in the cytoplasm of plant and animal cells, in flagella, cilia, centriole, basal body, mitotic apparatus and meristematic cells of plants. नाउ जैसे मैंने पहले ही बोला बेटा कि माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में, प्लांट सेल में भी होते हैं, एनिमल सेल में भी होते हैं। बट माइक्रोट्यूब्यूल जो है, क्योंकि वो सीलिया, फ्लैजेला ये सब के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है या उनके अंदर भी प्रेजेंट है, तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स इन फ्लैजेला एंड सीलिया। डन इतना तक। देखो यहाँ पे मैं आप लोग को डायग्राम दिखा दे रही हूँ माइक्रोट्यूब्यूल का, ठीक है। तो द फर्स्ट वन, दिस इज नंबर ए डायग्राम, दिस इज द डायग्राम ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। और ये वाला जो डायग्राम है, ये तीनों डायग्राम आपको अपनी कॉपी में इंक्लूड करना है, ठीक है। तो अगर माइक्रोट्यूब्यूल का हम बात करें तो पहले तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और हॉलो स्ट्रक्चर है और इसका डायमीटर होता है 25 नैनोमीटर। डन। नाउ ये माइक्रोट्यूब्यूल बहुत सारे छोटे छोटे ग्लोब्यूलर प्रोटीन से बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं ट्यूबुलिन। डन। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल में अगर हम ट्यूबुलिन मोनोमर्स का बात करें तो यहाँ पे 2 टाइप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। एक है अल्फा ट्यूबुलिन और एक है बीटा ट्यूबुलिन। आप देखो जो शेडेड वाला ग्लोब्यूल्स है वो अल्फा ट्यूबुलिन है और अनशेडेड वाला बीटा ट्यूबुलिन है। तो अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन आर 2 टाइप्स ऑफ ट्यूबुलिन विच आर अरेंज्ड, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो बहुत सारे ऐसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रैंड्स प्रेजेंट है। ये तो 2D है, 3D में भी बहुत सारे ऐसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रैंड्स प्रेजेंट रहेंगे। अबाउट 11 to 13 ऐसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रैंड्स में ट्यूबुलिन प्रोटीन अरेंज होके रहता है और यही जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रैंड है उसको हम लोग प्रोटोफिलामेंट भी बोलते हैं। समझ आया क्या बोली? जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रैंड्स है ना उसी को ही प्रोटोफिलामेंट बोला जाता है। यानी 11 से 13 या तो हम बोले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रैंड्स प्रेजेंट है या प्रोटोफिलामेंट प्रेजेंट रहते हैं एक माइक्रोट्यूब्यूल में, ठीक है। ये वाला डायग्राम भी हम देखेंगे, लास्ट में देखेंगे, सब पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट आप लोग हेडिंग दोगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। क्या लिखा है जो हम देखे अभी डायग्राम में? The wall of microtubule consists of 11 to 13 longitudinal strands और इसी को ही, ये स्ट्रैंड को ही हम प्रोटोफिलामेंट बोल रहे हैं। एक माइक्रोट्यूब्यूल में ऐसे 11 से 13 तक प्रोटोफिलामेंट प्रेजेंट रहते हैं। अब ईच प्रोटोफिलामेंट और स्ट्रैंड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन सब यूनिट्स और मोनोमर, और हर स्ट्रैंड में प्रोटीन के सब यूनिट है, यहाँ हम बोल सकते हैं प्रोटीन मोनोमर प्रेजेंट है। द मेन कंपोनेंट ऑफ विच इज ट्यूबुलिन, और कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है? तो ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट है। अ ट्यूबुलिन मोनोमर इज अ हेटेरोडाइमर ऑफ अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन। हेटेरो मतलब डिफरेंट, डाइमर मतलब 2 टाइप्स। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन यहाँ जो है वो 2 डिफरेंट टाइप्स में अरेंज हो गए हैं, एक है अल्फा ट्यूबुलिन, एक है बीटा ट्यूबुलिन। समझ आया स्ट्रक्चर? जो डायग्राम अभी मैंने आपको बताया वही डायग्राम आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स में करना है। नाउ नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के बहुत सारे फंक्शन होते हैं बेटा। फर्स्ट, दे आर एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन एंड मूवमेंट ऑफ फ्लैजेला एंड सीलिया। सीलिया एंड फ्लैजेला के फॉर्मेशन में भी और मूवमेंट में भी माइक्रोट्यूब्यूल का बहुत बड़ा रोल होता है। इसी कारण हम बोल सकते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, वरना साइटोस्केलेटन प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। दे फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, पर्टिकुलरली द ट्यूबुलिन प्रोटीन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म द स्पिंडल फाइबर। ये फॉर्म होगा, फ्रॉम नहीं होगा, फॉर्म द माइक्रोट्यूब्यूल। तो अगेन माइक्रोट्यूब्यूल्स का बहुत बड़ा हाथ होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। अब स्पिंडल फाइबर क्या है बेटा? तो ये तो आप लोग का सेल डिवीजन एक टॉपिक दिया हुआ भी है जो हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, उसमें ये चीज़ें आप लोग और अच्छे से समझ पाओगे। अभी के लिए बस अगर मैं बोलूँ थोड़ा बहुत, तो जैसे ये सेल है, सेल में क्या प्रेजेंट रहते हैं? क्रोमोसोम। सपोज दिस इज क्रोमोसोम, और यहाँ टॉप पोल्स में प्रेजेंट रहते हैं सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल से कुछ धागे लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं जिनको बोला जाता है स्पिंडल फाइबर, और उनका काम क्या है कि वो क्रोमोसोम के सेंटर यानी सेंट्रोमियर में जाके ज्वाइंट होते हैं और क्रोमोसोम को पुल करते हैं टुवर्ड्स द पोल्स।
ओके, तो यही स्पिंडल फाइबर को फॉर्म करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल. ऑल्सो माइक्रोट्यूब्यूल आर प्रेजेंट और हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रियोल. सेंट्रियोल एक टाइप का सेल ऑर्गेनेल है, जैसे मैंने बोला यही सेंट्रियोल है, ये जो ऊपर पोल एरिया में है जिससे स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे हैं वही सेंट्रियोल है. ये एक टाइप का सेल ऑर्गेनेल है जो कि सिर्फ एनिमल सेल्स में रहता है, प्लांट सेल्स में नहीं रहता है. तो सेंट्रियोल बनाने में भी माइक्रोट्यूब्यूल का ही हाथ है, स्पिंडल फाइबर बनाने में भी माइक्रोट्यूब्यूल का ही हाथ है. Next, they are also concerned with the movement of secretory Golgi vesicles towards the plasma membrane. Golgi apparatus से जो भी वेसिकल्स फॉर्म होके निकल रहे हैं उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ले जाने का काम भी माइक्रोट्यूब्यूल का ही है. Microtubules also help in cytoplasmic streaming, intercellular transport and general contractility of the cytoplasm. साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को साइक्लोसिस भी बोला जाता है. सिंपल में बोलूँ तो इसका मतलब होता है मूवमेंट ऑफ साइटोसोल एंड ऑल द ऑर्गेनेल्स. अब देखो साइटोसोल या साइटोप्लाज्म अगर हम बोले तो थोड़ा फ्लूइडी नेचर का तो रहता है, तो उसमें एक फ्लो तो रहेगा ही. तो उसी फ्लो में जो साइटोसोल एंड ऑर्गेनेल्स हल्का फुल्का मूव कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, उसको बोला जाता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और साइक्लोसिस प्रोसेस, जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प करते हैं. अमॉन्ग द सेल्स ट्रांसपोर्ट ऑफ पार्टिकल्स में भी हेल्प कर रहे हैं एंड ओवरऑल पूरी साइटोप्लाज्म का कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी माइक्रोट्यूब्यूल्स ही प्रोवाइड करते हैं. And the last function of microtubule is they also help cell plate formation during cell division. अब cell plate formation जो होता है वो देखा जाता है प्लांट सेल्स में. जब भी प्लांट सेल्स डिवाइड कर रहे होते हैं तो उनमें जो सेल वॉल का या सेल मेम्ब्रेन का डिवीजन होता है दैट इज वाया सेल प्लेट. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ प्लांट सेल जो कि डिवाइड हो रहा है. ओके, ये एक सेल है और ये दो सेल, नंबर 2 सेल है. न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया है, अब सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन डिवाइड करना है. तो यहाँ बीच में से एक प्लेट लाइक फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा जो धीरे धीरे जाके पेरिफेरी में मिल जाएगा और एज अ रिजल्ट ये सेल को कंप्लीट डिवाइड कर देगा इनटू 2. यानी साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होता है दैट इज बाय द हेल्प ऑफ सेल प्लेट इन द प्लांट सेल्स. डन, कंप्लीटेड. माइक्रोट्यूब्यूल समझ आ गया, माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है, डिस्कवरी किसने किया है और उसके फंक्शंस क्या है और उसका डायग्राम आपको कौन सा करना है. तो ये वाला फर्स्ट डायग्राम आपको उसमें इंक्लूड करना है. ओके, देन नेक्स्ट नंबर 2 टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन यू विल गिव द हेडिंग माइक्रोफिलामेंट्स. ओके, the microfilaments are solid filamentous structure having a diameter 7 nanometer. तो माइक्रोट्यूब्यूल का डायमीटर था 25, इसका कितना है 7. माइक्रोट्यूब्यूल था हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. माइक्रोफिलामेंट कैसा है बेटा, सॉलिड फिलामेंटस स्ट्रक्चर है. नाउ जैसे माइक्रोट्यूब्यूल वेर मेड ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स कॉल्ड ट्यूबुलिन, वैसे ही माइक्रोफिलामेंट्स आर ऑल्सो मेड ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स. बट ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स का नाम है ग्लोब्यूलर एक्टिन्स और इसको हम लोग कैपिटल G एक्टिन्स भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि माइक्रोफिलामेंट्स आर मेड ऑफ जेनरली 2 प्रोटीन, एक हुआ एक्टिन एक हुआ मायोसिन, और जो कि मसल सेल्स में हाई अमाउंट में रहते हैं ताकि वो लोग मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन करा सके. यानी माइक्रोफिलामेंट्स ज़्यादातर मोस्ट एबंडेंटली मसल सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं. नाउ एक्टिन एंड मायोसिन दोनों ही प्रोटीन रहता है, बट मेजर जो प्रोटीन यहाँ पे रहता है दैट इज ग्लोब्यूलर एक्टिन और G एक्टिन. और ईच G एक्टिन इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन. ओके, नाउ क्या रहता है यहाँ पे स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो नंबर 2 वाला जो स्ट्रक्चर यहाँ पे है बी में दैट इज ऑफ माइक्रोफिलामेंट. यहाँ दिया है देखो डायमीटर 7 नैनोमीटर. अब यहाँ पे भी आप देख रहे हो बहुत छोटे छोटे ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स अरेंज होके हैं जिनको हम लोग G एक्टिन बोले गए हैं. ठीक है, अब ऐसे ही 2 G एक्टिन के चेन आपस में ऐसे हेलिकली अरेंज्ड होके रहते हैं और एज अ रिजल्ट वो जो ट्विस्ट हुए हैं उन्हीं को ही हम माइक्रोफिलामेंट बोल रहे हैं. समझ पा रहे हो क्या बोल रही हूँ? जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो ये G एक्टिन्स हैं.
अब ये जी एक्टिन आपस में अरेंज होके एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। इंडिविजुअली तो ये ग्लोब्यूलर एक्टिन है, बट जब ये अरेंज हो गया एक फिलामेंट या फाइबर में, तब इसको हम बोल देते हैं एफ एक्टिन। एफ मतलब फाइब्रस एक्टिन, ठीक है। अब ये दो फाइब्रस एक्टिन आपस में ऐसे क्रॉस्ड हो जाएंगे, हेलिकली अरेंज हो जाएंगे, ट्विस्ट हो जाएंगे, और फिर इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं माइक्रोफिलामेंट, जिसका डायमीटर है 7 नैनोमीटर। और लेंथ अगर देखें तो इसका इंडेफिनाइट लेंथ होता है, इसका कोई पर्टिकुलर लेंथ नहीं है। इट कैन बी एज लॉन्ग, जितना चाहे उतना लंबा हो सकता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है। फर्स्ट हम देखेंगे डिस्कवरी, किसने डिस्कवर किया है माइक्रोफिलामेंट को। तो दे वर डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड डेविड कॉर्न इन 1968 इन एकांथा एमोइबा कैस्टेलानी। ये साइंटिफिक नेम है, तो आप इसको अंडरलाइन करना मत भूलना, ओके। अब ये इसके नाम में ही है एमोइबा। तो ये एक टाइप का फ्री लिविंग एमोइबा रहता है बेटा, जो सॉयल, वाटर ये सब में प्रेजेंट रहता है, और प्राइमरीली ये ह्यूमंस को ही इन्फेक्ट करता है, ओके। तो इसी में डिस्कवरी किया गया था माइक्रोफिलामेंट्स का। अगर लोकेशन का बात करें तो माइक्रोफिलामेंट्स ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक सेल्स में रहता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में बिल्कुल भी नहीं रहता है। और ये लोग का काम क्या है, दे फॉर्म शीट्स और बंडल्स जस्ट बिलो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दे आर मोस्ट एबंडेंट इन मसल सेल्स। नाउ अगर स्ट्रक्चर का बात किया जाए, ईच माइक्रोफिलामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हेलिकली कॉइल्ड प्रोटीन चेन कॉल्ड एफ एक्टिन। Each F actin is a polymer of G actin और ग्लोब्यूलर एक्टिन। F एक्टिन का फुल फॉर्म क्या है, फाइब्रस एक्टिन। तो जैसे मैंने अभी बताया कि सिंगल सिंगल ग्लोब्यूलर एक्टिन जब मिल के एक फाइबर जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं तो उनको हम F एक्टिन बोलते हैं। और दो F एक्टिन आपस में ट्विस्ट होके हेलिकली कॉइल्ड होके एक माइक्रोफिलामेंट का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। समझ आया इतना तक आप लोग को? नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ माइक्रोफिलामेंट। फर्स्ट फंक्शन क्या लिखा है, दे आर इन्वॉल्व इन साइक्लोसिस और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बाय विच कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेल्स ऑकर थ्रू साइटोसोल। ये चीज़ तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। साइटोसोल और साइटोप्लाज्म में डिफरेंस क्या है, तो साइटोसोल मतलब होता है ओनली द फ्लूइड पार्ट, दैट मीन्स माइनस सेल ऑर्गेनेल। साइटोप्लाज्म मतलब होता है फ्लूइड पार्ट प्लस सेल ऑर्गेनेल्स, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अगर सेल ऑर्गेनेल हटा दें तो सिर्फ जो फ्लूइडी नेचर, फ्लूइडी पार्ट रह जाएगा सेल में, उसको हम साइटोसोल बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट, दे गाइड द एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस ऑफ वेसिकल एट एप्रोप्रिएट साइट्स सच एज साइट ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन। दैट मीन्स कि जो एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस प्रोसेस होता है, सेल के अंदर कोई चीज़ आ रही है, सेल के बाहर कोई चीज़ जा रही है, वो सब को गाइड भी माइक्रोफिलामेंट्स ही करते हैं। नेक्स्ट, दे कॉज ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब डाउन द स्टाइल टूवर्ड्स द एम्ब्रियो सेक। अब ये चीज़ है पॉलिनेशन का बेटा। तो +2 में आप लोग का पूरा यूनिट था पॉलिनेशन, ओके। तो पॉलिनेशन टॉपिक में अगर आप लोगों ने समझा है ये चीज़ कि जब भी पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होके आता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, तो स्टिग्मा में जैसे ही लैंडिंग हो जाता है पोलन ट्यूब का, अगर एकदम सिंप्लीफाइड में आप लोग को थोड़ा सा समझा दूँ तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल और पिस्टिल, ओके। फीमेल पार्ट जो रहता है प्लांट में, जिसको हम लोग कार्पेल या पिस्टिल बोलते हैं, ये पार्ट जो है उसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवेरी, जिसके अंदर प्रेजेंट है ओव्यूल, ओके। नाउ क्या होगा, जब भी ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन और पोलन ग्रेन आके लैंड करता है स्टिग्मा में, तो पोलन ग्रेन को ओव्यूल तक यानी एम्ब्रियो तक पहुंचना है। तो कैसे पहुंचेगा, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है एक पोलन ट्यूब का, जो कि स्टाइल से होता हुआ पोलन ग्रेन को लेके कैरी कर देगा टू द ओव्यूल और टूवर्ड्स द एम्ब्रियो सेक। तो ये पोलन ट्यूब के ग्रोथ में भी किसका रोल रहता है, माइक्रोफिलामेंट का रोल रहता है। नेक्स्ट, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लीवेज एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस ऑफ एनिमल सेल। माइक्रोट्यूब्यूल में हमने पढ़ा था सेल प्लेट के बारे में। मैंने बोला था कि सेल प्लेट जो फॉर्म हो रहा है वो प्लांट सेल्स में ही होता है और वो एक तरीके का साइटोकाइनेसिस प्रोसेस करवाता है, यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म।
वैसे ही अगर एनिमल सेल्स में बात करें, प्लांट सेल में तो सेल प्लेट बन रहा है, एनिमल सेल में क्या होता है, क्लीवेज फ्यूरोफॉर्म होता है। जैसे सपोज दिस इज प्लांट, सॉरी दिस इज एन एनिमल सेल, ये एक एनिमल डॉटर सेल है, ये दूसरा डॉटर सेल है, दोनों का न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया है, अब हमको साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन डिवाइड करना है। तो उसके लिए यहाँ पे एक ऐसे क्लीवेज या फ्यूरो लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, धीरे धीरे वो बढ़ते जाएगा और आके सेंटर में मीट करेगा एंड एट द एंड यहाँ पे दोनों सेल आपस में डिवाइड हो जाएंगे। तो एनिमल सेल में यही साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस माइक्रोफिलामेंट करवाते हैं, और प्लांट सेल में सेल प्लेट फॉर्मेशन या साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस माइक्रोट्यूब्यूल करवाते हैं। लास्ट क्या लिखा है देखो, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर मूवमेंट्स सच एज कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जितने भी सेल के अंदर मूवमेंट हो रहे हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्शन हो, क्रॉलिंग हो, ग्लाइडिंग हो या मूवमेंट ऑफ माइक्रोविली हो, सब चीज़ में माइक्रोफिलामेंट्स ही मदद करते हैं। डन, समझ आया? यहाँ तक आप लोग का माइक्रोफिलामेंट्स भी कंप्लीट। Then the third or last type of cytoskeleton component is intermediate filaments. Now first point, these filaments were discovered by Howard Holger et al. In 1968. इट ऑल का मतलब होता है बेटा कोवर्कर्स, मतलब हार्वर्ड हॉल्जर एक पर्सन का नाम है, उनके साथ और उनके जितने कोवर्कर्स थे सबने मिलके 1968 में इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का डिस्कवरी किया है। और ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं पूरे साइटोस्केलेटन में जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबसे ज़्यादा स्टेबल यही होते हैं। और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये भी हॉलो होते हैं, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल हॉलो था बट वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में था, ये फिलामेंट स्ट्रक्चर में होके हॉलो होते हैं। इनका डायमीटर होता है 8 to 10 नैनोमीटर, और अगर साइज़ का बात किया जाए तो ये लोग माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट के बीच वाले साइज़ के रहते हैं। ठीक है, डायग्राम देख लो, यहाँ पे नंबर 3 सी वाला जो डायग्राम है दैट इज ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ऐसे ये लोग रहते हैं और अंदर हॉलो स्ट्रक्चर है। ठीक है, और डायमीटर कितना दिया है 10 नैनोमीटर, 8 to 10 रहता है। नेक्स्ट, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर ऑफ 4 टाइप, 4 टाइप के इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हमको देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है केराटिन फिलामेंट्स। तो केराटिन फिलामेंट्स फाइब्रस प्रोटीन्स रहते हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, जहाँ जहाँ केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, जैसे कि हेयर, स्किन, फीदर, ये क्लॉज होगा। ठीक है, मतलब एनिमल्स के जो पंजे होते हैं, तो हेयर, स्किन, फीदर, क्लॉज, हर जगह केराटिन फिलामेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। देन न्यूरोफिलामेंट्स, नाम से पता चल रहा है न्यूरो यानी न्यूरॉन, तो न्यूरॉन में प्रेजेंट होंगे ये। अब ये क्या करते हैं, नर्व सेल यानी न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के एक्सन्स एंड डेंड्रॉन, डेंड्रॉन मतलब डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स में माइक्रोट्यूब्यूल्स का बंडल एक लैटिस के फॉर्म में अरेंज रहता है। लैटिस मतलब नेटवर्क, जैसे सपोज ये नर्व सेल है तो यहाँ ऐसे नेटवर्क ऑफ बंडल्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट। समझ आया इतना तक? 2 टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कंप्लीटेड। देन नेक्स्ट टाइप देखेंगे, थर्ड टाइप इज ग्लियाल फिलामेंट्स। They are acidic protein filament and they are expressed by numerous cell types of central nervous system, यानी CNS। CNS में कौन कौन आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो CNS में ऐसे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, जिनको हम बोलते हैं ग्लियाल सेल्स। समझ आ रहा है? ग्लियाल सेल्स कैसे सेल्स होते हैं, तो ये होते हैं नॉन न्यूरोनल सेल्स। एक तो हमारे CNS में न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूरॉन्स का काम क्या है, सिग्नल ट्रांसडक्शन करवा रहे हैं, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स करवा रहे हैं। कुछ होते हैं नॉन न्यूरोनल सेल्स, मतलब जो नर्व इम्पल्स का कंडक्शन या ट्रांसमिशन नहीं करवाते हैं, रेदर दे सपोर्ट द न्यूरॉन्स, उनको हम ग्लियाल सेल्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया एस्ट्रोसाइट्स, इपिंडाइमल सेल्स, ये सब ग्लियाल सेल्स हैं। तो इनके पास जो प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं उनको हम ग्लियाल फिलामेंट्स बोलेंगे। एंड द लास्ट टाइप इज हेटेरोजेनस फिलामेंट्स। नाउ कहाँ ये लोग प्रेजेंट रहते हैं, तो दे ऑकर इन मसल एज बास्केट अराउंड न्यूक्लियस एंड कनेक्टेड टू सेंट्रियोल। ओके, मसल्स में प्रेजेंट रहते हैं और सेंट्रियोल से भी कनेक्ट होके रहते हैं। नेक्स्ट आर द फंक्शंस ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स।
क्या क्या फंक्शन है इंटरमीडिएट फिलामेंट के? तो फर्स्ट, न्यूक्लियर मैट्रिक्स। न्यूक्लियर मैट्रिक्स मतलब न्यूक्लियस के अंदर जितना पार्ट है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स को हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोल सकते हैं। सपोज दिस इज न्यूक्लियस, अंदर जितना हिस्सा है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर मैट्रिक्स बोलते हैं। इट इज मेनली फॉर्म ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। नेक्स्ट फंक्शन, सपोर्ट टू मेम्ब्रेन, IFS यानी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इनका काम क्या है कि जितने भी बायो मेम्ब्रेन्स हैं, चाहे वो प्लाज्मा लेमा हो गया यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या सेपरेट हर सेल ऑर्गेनेल का मेम्ब्रेन, उन सबको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। नेक्स्ट, डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स हमने और कहाँ पढ़ा था बेटा? सेल जंक्शन में। इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल जंक्शन। तो डेस्मोसोम्स आर ऑल्सो सपोर्टेड बाय इंटरमीडिएट फिलामेंट, और वो इंटरमीडिएट फिलामेंट जो डेस्मोसोम को सपोर्ट करते हैं उनको हम टोनोफाइब्रिल्स बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एपिथेलियल टिश्यू को भी सपोर्ट करते हैं एंड मेंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट, केराटिन प्रेजेंट है। इट इज मेड ऑफ केराटिन। तो जहाँ भी केराटिन है, जैसे हमारे पूरे स्किन सेल्स में केराटिन डिपॉजिट होके रहता है, तो वहाँ पे ये लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट एनी एब्रेशंस और डैमेज। एंड द लास्ट वन इज नर्वस टिश्यू। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जितने भी नॉन न्यूरोनल सेल्स रहते हैं, या फिर इवन न्यूरॉन्स में भी, न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स एंड डेंड्रॉन्स में भी ये लोग स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ऑल्सो जितने ग्लियाल क्या बोलेंगे, ग्लियाल सेल्स हैं जो कि नॉन न्यूरोनल सेल्स हैं, जैसे एस्ट्रोसाइट्स, उनमें भी ये प्रेजेंट रहते हैं। नर्वस टिश्यू या न्यूरॉन्स में जो रहते हैं उनको न्यूरोफिलामेंट बोलेंगे, और ग्लियाल सेल्स में जो रहते हैं वैसे इंटरमीडिएट फिलामेंट को ग्लियाल फिलामेंट्स बोलेंगे। समझ आया इतना तक? क्लियर? तो जितने भी हमारे तीनों कंपोनेंट्स थे साइटोस्केलेटन के, वो हमने पढ़ लिया। ये डायग्राम समझ लिया, ये डायग्राम आपको करना है। कलरफुल के लिए ये डायग्राम भी मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ, बट ये डायग्राम आपको एग्जाम में नहीं करना है, ठीक है। फर्स्ट हमने पढ़ा माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में। तो माइक्रोट्यूब्यूल कैसे अरेंज होके रहता है देख लो। ट्यूबुलिन डाइमर फॉर्म में रहता है, यानी एक लाइट ग्रीन कलर का है, एक डार्क ग्रीन कलर का है, माने एक होगा अल्फा ट्यूबुलिन, एक होगा बीटा ट्यूबुलिन, उस हिसाब से अरेंज होके रहता है। एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन से बना है बट हॉलो इन नेचर है। सेकेंड, हमने माइक्रोफिलामेंट के बारे में पढ़ा जो कि एक्टिन प्रोटीन से मिल के बना है। इसमें ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स रहते हैं जिसको जी एक्टिन बोला जाता है। वो लोग मिल के एफ एक्टिन बनाते हैं, और एफ एक्टिन, दो एफ एक्टिन आपस में ट्विस्ट होके हेलिकली अरेंज्ड होके एक माइक्रोफिलामेंट फॉर्म करते हैं। और लास्ट में हमने पढ़ा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो कि बहुत पतले रहते हैं साइज में, और माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट के बीच वाला साइज रहता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का, और ये लोग केराटिन प्रोटीन से जेनरली बने हुए रहते हैं। और जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल के एक एक स्ट्रैंड को हम प्रोटोफिलामेंट बोलते हैं, वैसे ही इंटरमीडिएट फिलामेंट में भी एक एक स्ट्रैंड, ईच स्ट्रैंड को हम प्रोटोफिलामेंट बोल सकते हैं। डन? इतना तक समझ आया आप लोग को? दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। इतना ही था साइटोस्केलेटन और उसके 3 टाइप्स और सबका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और लास्ट में एक डायग्राम, कॉमन डायग्राम, जिसमें तीनों ही कंपोनेंट्स आप लोग ड्रॉ करो। डन? आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ आया है। कुछ नहीं समझ आया है तो कमेंट कर देना, आई विल रिप्लाई। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक बटन दबा देना, और अगर अभी तक आप लोग ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेरी जेंटल रिमाइंडर कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहे। ओके, थैंक यू, कीप लर्निंग, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।